Hello guys, welcome you all in this session. In this session, we will going to discuss about types of deficit. We will cover funds of government and we will also see some important budgetary term in this session. Okay, so let's start and see that what are the important points which are related to our examination from this topic. So see, first we will cover the deficit. So we will see revenue deficit, we will cover fiscal deficit and we will also see primary deficit. देखो हमारे क्या जो बजट बनाया जाता है वो डेफिसिट बजट बनाया जाता है। देखिए बजट तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो डेफिसिट बजट होगा, एक आपका बैलेंस बजट होगा और एक आपका सरप्लस बजट होगा। ठीक है, सरप्लस बजट में क्या होगा, इनकम आपकी ज्यादा है, खर्चे कम है। बैलेंस बजट क्या होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है। और डेफिसिट बजट कैसा होगा, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इंडिया में जो बजट आता है वो डेफिसिट आता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, पहले अपने एक्सपेंडिचर्स प्लान करती है। जो भी उसने अपने मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस कर रखे होंगे लोगों से कि हम जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम सोशल डेवलपमेंट के लिए ये प्लान लेके आएंगे, हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। ये सारे उनके अगर बात करें मैनिफेस्टो में रहते हैं सोशल डेवलपमेंट के या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रहते हैं कि हम कंट्री के बिजनेस को बढ़ाएंगे, हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यानी वो जो बोल देते हैं उन्हें पूरा भी करना होता है। ठीक है, अब उसे पूरा करने के लिए वही बात है कि पहले एक्सपेंडिचर अपने गवर्नमेंट क्या करती है, पहले अपने एक्सपेंडिचर बताती है और फिर बाद में उस हिसाब से वो इनकम जनरेट करती है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एक बजट बनाने का तरीका है गवर्नमेंट का, इसी तरीके का होता है कि पहले वो अपने पैर फंसाती है, फिर उसका उस हिसाब से वो चादर डालती है। मैंने आपको पैर और चादर का एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे घरों में बोला जाता है एक स्लोगन कि पैर उतने फसारो जितनी बड़ी चादर हो। तो पैर क्या हो गए, पैर हो गए आपके एक्सपेंडिचर और चादर क्या हो गई, इनकम। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जितनी इनकम है उस हिसाब से खर्चा करो। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले अपने एक्सपेंडिचर प्लान करेगी और फिर बाद में उसके हिसाब से वो चादर प्रिपेयर करती है। यानी पहले पैर फंसारेगी, फिर चादर डालेगी। अगर चादर छोटी पड़ रही है तो उसमें चादर और ऐड कर देगी। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान कर दिया, बोल दिया कि हम ये करेंगे। अब जो भी इनकम आ रही है, जो भी इनकम उनके पास आ रही है लोगों से, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स, वो क्या पड़ रही है, कम पड़ गई, कम पड़ गई। और वो पैर अभी ढके नहीं है। तो उसे कवर करने के लिए, उन खर्चों को कवर करने के लिए, उन एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उधारी लेती है। तो जनरली जो अगर हम देखें हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक डेवलपिंग कंट्री है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। और जो इमर्जिंग इकोनॉमी होती है, जो डेवलपिंग कंट्री होती है, उनका जो बजट होता है वो डेफिसिट ही होता है। क्योंकि उनके जो गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो काफी अगर बात करें ज्यादा होते हैं। देखो जैसे अगर बात करें जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, उनका जो बजट बनता है वो बैलेंस बजट बनता है। डेवलप्ड जो नेशन होते हैं उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया, उनके यहाँ सारे डेवलपमेंट हो गए। अगर बात करें वो सारी बेसिक सर्विसेज भी उन्होंने लोगों को प्रोवाइड कर दी हैं, कर रहे हैं, या जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो वो अपने यहाँ उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए बैलेंस बजट प्रस्तुत करती हैं। बट अभी हमें डेवलपमेंट करना है, अभी हमें डेवलप्ड कंट्री के स्टेज में पहुंचना है। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेज में पहुंचने के लिए, यानी वो सारे के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा का सारा वो इकोसिस्टम उस तरीके से प्रिपेयर करना उन्हें कि वहां पर वो सारी की सारी जो लोगों की जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकें। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए वो डेफिसिट बजट बनाते हैं। ठीक है, गोल बड़ा है और रिसोर्सेज क्या है, कम है। तो हमारा जो बजट है डेफिसिट है। और वही बात है कि हम गोल बड़ा सेट करते हैं, रिसोर्सेज कम क्यों ना हो, लेकिन हम और भी जो साधन होते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, उन साधनों का भी हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के डेफिसिट होते हैं और उन डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि बजट जो है, बजट में एक बनता है आपका रेवेन्यू बजट और एक बनता है कैपिटल बजट। एक होता है फॉर सोशल डेवलपमेंट और एक होता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये अच्छे से आपको समझ, लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीव्ड यानी जो भी रेवेन्यू इनकम हो रही है वो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी कलेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, रेवेन्यू रिसीव्ड में पब्लिक से हो रहा है। और पब्लिक का पैसा पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर दिया जाता है। तो ये बात हो रही है डेफिसिट की, यानी
एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हम सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इंश्योरेंस, फ्री स्कूलिंग, फ्री हॉस्पिटैलिटी, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री हर चीज फ्री प्रोवाइड करें, यानी उन्होंने अपना बोल दिया अपने मैनिफेस्टो में। और ये सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए इनकम कहाँ से आ रही है? टैक्स के फॉर्म में। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बोला है, मान लो उन्होंने बोल दिया कि हम हर एक बेरोजगार को 10,000 रुपए, 12,000 रुपए पर मंथ देंगे, मान लो ये भी एक बोल दिया। तो वही बात है कि उन्होंने वादे बहुत सारे कर दिए, लेकिन उस हिसाब से उनके पास इनकम नहीं है। अब उस वादों को पूरा करने के लिए, उन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है वो भी हम देखेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू इनकम कम हो। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस of its total revenue expenditure to its total revenue received. Revenue deficit is only related to revenue expenditure and revenue received of the government. Okay. Then the difference between the total revenue expenditure to the total revenue received is the revenue deficit. तो ये वही रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात हो रही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है। अब वही बात है, घाटे का बजट हो गया। अब वही बात है कि प्रोमिस पूरे करने, एक्सपेंडिचर पूरे करने, जो खर्चे उन्होंने निर्धारित किए उन्हें पूरा करना है। इनकम कम है, मान लीजिए खर्चे आपके 200 के हैं, इनकम 100 रुपए है। अब आपको 100 रुपए और चाहिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। अब वो कहाँ से लाओगे? तो वो यहाँ पर हम देखेंगे वो कहाँ से लाएंगे। तो ये वही चीज यहाँ पर बताई गई है इस वाले पॉइंट पे कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। वो मैंने बता भी दिया कि रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट डजंट हैव sufficient revenue for the normal functioning of the government department. In other words, when government start spending more than is earn, जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू डिसइन्वेस्ट और कवर द शॉर्टेज ऑफ बोरिंग। अब वही बात है कि अब जब रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पे बोलना है कि वो डिसइन्वेस्ट करती है। डिसइन्वेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को कैपिटल बजट में पढ़ाया था, समझाया था। एक डिसइन्वेस्टमेंट टर्म होता है। मैंने बताया था कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी जो सरकारी कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स हैं उन्हें बेच देती है। 5%, 10%, 20%, 30%। और उसे बेच के जो भी इनकम आ रही होती है उससे वो क्या करती है? अपने खर्चे पूरा करती है। एक तो ये रास्ता होता है, और भी रास्ते यहाँ बताए हैं कि उन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से इनकम जनरेट करती है, यानी वो जो चादर कम पड़ रही है उसमें और कपड़ा चादर का कहाँ से ऐड करती है। ठीक है, तो वो यहाँ बात हो रही है। इन द केस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट यूजली ट्राइज टू कर्टेल देयर एक्सपेंसेस और इंक्रीज इट टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीव्ड। यानी कई बार गवर्नमेंट क्या करती है? अपने टैक्स के परसेंटेज बढ़ा देती है, या नॉन टैक्स रिसीव्ड जो है उनकी फाइन्स या पेनल्टी। नॉन टैक्स क्या हो गया? नॉन टैक्स मतलब यानी बिना कर के पब्लिक से इनकम होना। तो पब्लिक से इनकम फाइन्स के फॉर्म में होती है, पेनल्टीज के फॉर्म में होती है, जैसे कि मैंने बताया था। तो वो फाइन्स बढ़ा देती हैं, पेनल्टीज बढ़ा देती हैं। मान लीजिए पहले आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे जो चालान लगता था 500 रुपये लगता था, अब 5,000 लगने लगा। कुछ 10,000 रुपये चालान लगने लगा किसी चीज में, किसी में 25,000 रुपये चालान लगने लगा। या हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा आसमान छू रहे हैं। लोग हमेशा पेट्रोल की प्राइस को लेके बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं, या बहुत ज्यादा मुद्दे उठ रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा नहीं है। पेट्रोल इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसमें टैक्सेस बढ़ा रखे हैं। अब वही बात है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस क्यों बढ़ा रखे हैं? गवर्नमेंट को भैया अपने खर्चे पूरे करने, गवर्नमेंट ने जो वादे कर रखे हैं, गवर्नमेंट आपको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा रही है, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है, आपको सिक्योरिटी दे रही है, आपको सब कुछ दे रही है। अब वही बात है, उसकी इनकम हो नहीं रही है। ठीक है, इनकम उस तरीके से हो नहीं रही, बहुत सारे कंट्री के बिजनेस भी इस समय डाउन है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो भी जो भी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रही है उसमें वो क्या कर रहे हुए, अपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बढ़ाए हुए हैं। गवर्नमेंट क्या सेल कर रही है? जो भी प्रोडक्ट कंट्री में बिक रहे हैं, आपको पता ही है कि जो भी प्रोडक्ट कंट्री में बिकते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या लेती है? इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। तो वहां पर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बढ़ने की वजह से जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो भी बढ़े हुए हैं। तो इन्फ्लेशन भी है कंट्री में। अब वो इस वजह से वही बात है, गवर्नमेंट को दोनों चीजें मैनेज करनी है, गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना है। तो यही चीज है कि अपने उस जो पार्ट है, ठीक है ना, अपना जो बोल सकते हैं कि इसे, इस पार्ट को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस पार्ट को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो भी इनकम, अगर बात करें
जनरेट करती है, ठीक है ना, इनकम को, इनकम वहां पर जो इनकम के सोर्सेस जो बढ़ा रही होती है उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। चाहे वो बोरो करे, उधार ले, चाहे वो डिसइन्वेस्ट करे, चाहे वो टैक्स बढ़ाए, चाहे वो नॉन टैक्स बढ़ाए, दिस कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्सेस और इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन पीपल इन हायर अर्निंग स्लैब। यानी वो जो वो स्टेप जो उसके एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए ले रही होती है उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में अगर हम देखें तो टोटल रिसीप्ट, ऑब्वियस ज्यादा डेफिसिट है तो यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी टोटल रिसीप्ट में से अगर हम देखें आपकी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब टोटल रिसीप्ट की यहाँ पे अगर बात करें, इसमें एक फॉर्मूला और ये ऐड हो जाता है कि टोटल रिसीप्ट इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस बोरिंग्स। इसमें हम बोरिंग्स को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम देखें टोटल रिसिप्ट कैसी होगी, टोटल रिसिप्ट ऐसे होगी कि हम रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसिप्ट को ऐड करें। बट मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिसीट में क्या होता है, कैपिटल रिसीट में गवर्नमेंट की सारी बोरिंग्स आ जाती हैं, गवर्नमेंट की सारी बोरिंग्स आती हैं। मैंने बताया था कि कैपिटल बजट में कंट्री का बिजनेस या व्यापार प्लान किया जाता है और व्यापार को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बोरिंग करती है। तो कैपिटल रिसीट में सारी की सारी बोरिंग्स आती हैं। तो और यहाँ बोल रहा है इस फॉर्मूले में कि बोरिंग्स माइनस होंगी, तो हम यहाँ पे कैपिटल रिसीप्ट को नहीं लेंगे। तो ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट है यही हमारा टोटल रिसीप्ट कहलाएगा। और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो आपके जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दोनों ही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, और क्या उनके पास टोटल रेवेन्यू है जो उनका कलेक्शन कंट्री के अंदर से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये डेफिसिट है, इसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हमारी इनकम कम है। अब वही बात है, इसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उधारियां लेगी। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है और फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी वो भी हम आगे देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर टोटल रेवेन्यू माइनस बोरिंग्स। बोरिंग्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। बोरिंग्स में अगर हम बात करें तो कैपिटल रिसीट वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। In other words, the fiscal deficit gives the amount needed by the government to meet its expenses. Thus, large fiscal deficit mean large amount of borrowings. तो वही बात है कि ये शो कर रहा होता है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कितनी और उधारियां चाहिए, ठीक है। तो वहां पे पहले मैंने बताया ना गवर्नमेंट क्या करती है, पहले एक्सपेंडिचर प्लान करती है, ध्यान से सुनना, पहले एक्सपेंडिचर प्लान करेगी, यानी वो बताएगी कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए उसे कितना पैसा चाहिए, कंट्री के व्यापार के लिए कितना पैसा चाहिए, ठीक है, और लोगों के सोशल डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा उसके पास आ रहा है कंट्री के अंदर से। अब वही बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो उधारी लेगी ना, तो टोटल कितनी उधारियां लेनी है वो हमें फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यही यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया, इसका मतलब क्या है, सिंपली पुट अ फिस्कल डेफिसिट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द गवर्नमेंट नीड टू बोरो from the market to meet its expenditure when its resources are inadequate. Clear? क्या मेजर लेगी, क्या स्टेप लेगी? Various measure might be taken to reduce fiscal deficit. Some of them can be reducing public expenditure को reduce भी कर सकती है in the form of subsidies, यानी कम कर देती है। जैसे कि बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इस समय गैस पे सब्सिडीज नहीं दे रही है, तो वही बात है गवर्नमेंट ने सब्सिडीज रिड्यूस कर दी हैं। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन बोनस, एलटीसी, लीव इनकैशमेंट, तो बहुत सारे जो वो अगर बात करें बोनसेस हैं या जो भी वो अलाउंसेस प्रोवाइड कर रही होती है वो भी कम कर देती है। ऑल्टरनेटिवली मेजर टू इंक्रीज द रेवेन्यू आर आल्सो टेकन, यानी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के और भी मेजर लिए जाते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडनिंग टैक्स बेस, टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंपनीज के शेयर बेच सकती है, ठीक है, उधारियां ले सकती हैं, ये सारे स्टेप लेगी। तो वही बात है जो स्टेप वहां पर मैं डिस्कस कर रहा था रेवेन्यू डेफिसिट में, वही स्टेप यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट में भी लिए जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब तीसरा टर्म है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम डेफिनेशन देखें, प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, यानी करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट में से हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का
ब्याज माइनस करेंगे, यानी पिछले साल जो हमने बोरिंग्स ली हैं उस पे हमने जो ब्याज दिया हुआ है, पिछले साल जो हमने ब्याज दिया हुआ है उसे माइनस किया जाएगा। तो उससे हमें पता चलता है कि अब हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटी रह गई है। जब हम फिजिकल डेफिसिट में से ब्याज माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपके पास नेट कितनी लायबिलिटी रह गई है। तो fiscal deficit of the current year minus interest payment on previous borrowings, primary deficit show the amount of borrowing excluding interest payment। ठीक है, यानी वो आपकी टोटल बोरिंग शो करता है ब्याज को हटा के। इस साल की, पिछले साल जो भी ब्याज दिया उसे हटा दिया, और इस साल अगर बात करें टोटल प्राइमरी डेफिसिट कितना हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर का ब्याज हटा देंगे फिजिकल डेफिसिट में, तो पता चल जाएगा टोटल कितनी बोरिंग्स हैं। व्हाट does it means? Primary deficit show the amount of government borrowing specifically to the meet the expenses by removing the interest payment। तो वही बात है कि कितना कितना भी और देना है, ठीक है, यानी हमने इतना ब्याज दे दिया, अब हमारा इतना बचा है। ठीक है, जैसे लोन होता है ना, लोन आपने मान लीजिए 30% दे दिया, अब 70% बचा है, तो वही बात है कि यहाँ पर यही देखा रह जाता है कि कितना हमने दे दिया और कितना अभी हमारा बचा है। ठीक है, तो वो प्राइमरी डेफिसिट से पता चलता है। क्या मेजर लिए जाते हैं? अ हायर प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ न्यू बोरिंग्स इन द करंट ईयर सिंस दिस इज द अमाउंट ऑन टॉप ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरिंग्स, यानी फिजिकल डेफिसिट सिमिलर मेजर कैन बी टेकन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बोरिंग्स। तो वही बात है कि ये पता किया जा रहा है कि कितनी बोरिंग्स रह गई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए 100% बोरिंग्स है, आपने 30% ब्याज दे दिया, 70% रह गई बोरिंग्स। तो बोरिंग्स को खत्म करने के लिए, बोरिंग्स को अगर बात करें, हम बोल सकते हैं हम रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी, तो वही स्टेप लेगी, टैक्स को बढ़ा देगी, नॉन टैक्स को बढ़ा देगी। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर सकती है, या अगर बात करें और किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए उधारी ले सकती है, या अपने जो शेयर्स हैं उन्हें बेच सकती है। तो ये सारे स्टेप गवर्नमेंट लेती है अपने इस घाटे को पूरा करने के लिए। आई होप ये सारे घाटे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, हाँ, और इसके मतलब भी पता होने चाहिए। क्लियर? अब हम पढ़ लेते हैं फंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के फंड्स की अगर हम बात करें, तो जो भी गवर्नमेंट के पास कलेक्शन हो रहा है टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स के फॉर्म में, या गवर्नमेंट जो भी बोरिंग्स के फॉर्म में या डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जो भी कलेक्शन कर रही है, ये पैसा रखा कहाँ जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का जो बैंकर होता है, गवर्नमेंट का जो बैंकर होता है वो आरबीआई होता है, ठीक है ना, कंट्री का सेंट्रल बैंक। और कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ये पैसा रखा जाता है। अब कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ये जो पैसा रखा जाता है, इसके अंतर्गत तीन फंड है, तीन अकाउंट होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटिजेंसी फंड, और एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड। तो देयर आर थ्री फंड्स अंडर फंड्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड को हमारे के यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 266 ए में डिफाइन किया गया। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक आर्टिकल हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ आर्टिकल हैं जिनसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि अगर बात करें, हमने स्टार्टिंग में बजट का आर्टिकल भी देखा था कि बजट कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 112। तो कुछ आर्टिकल हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे बजट का आर्टिकल 112, या जो कंसोलिडेटेड फंड है ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 266 ए में है। एक होता है कंटिजेंसी फंड गवर्नमेंट का, जो आर्टिकल जिसे आर्टिकल 267 में डिस्क्राइब किया गया, और एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड जिसे आर्टिकल 266 बी में डिफाइन किया गया। ठीक है, तो इन अकाउंट्स के बारे में अब हम देखने वाले हैं कि कंसोलिडेटेड फंड में गवर्नमेंट का कौन सा पैसा आता है, कंटिजेंसी फंड में कौन सा पैसा आता है, और पब्लिक अकाउंट फंड में वो कौन सा पैसा रखती है। तो कंसोलिडेटेड फंड की अगर बात करें, इसे हिंदी में बोलते हैं संचित निधि। तो इसमें अगर हम देखें कौन सा पैसा आ रहा होता है, इसमें आपका रेवेन्यू रिसीप्ट वाला पैसा आ रहा होता है। रेवेन्यू रिसीप्ट में आपकी टैक्स रिसीप्ट होती है प्लस नॉन टैक्स रिसीप्ट होती है। क्लियर? इसमें अगर हम देखें तो आपका कैपिटल रिसीप्ट वाला भी पैसा आ जाता है। यानी इसमें अगर हम देखें तो आपकी, देखो मैंने बताया था कैपिटल रिसीप्ट में क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट में बोरिंग्स होती हैं। अगर आपने मेरा कैपिटल बजट वाला टॉपिक नहीं देखा, उसे अच्छे से देख लेना, मैंने वहां बताया हुआ है कि कैपिटल रिसीट में गवर्नमेंट क्या करती है, उधारी लेती है। तो उधारी तीन तरीके से लेती है। एक होती है इंटरनल बोरिंग, एक होती है एक्सटर्नल बोरिंग, और एक होती है अदर बोरिंग। तो मैंने बताया था इंटरनल बोरिंग का मतलब कि कंट्री के अंदर से लोन लेना, गवर्नमेंट कंट्री के अंदर से लोन लेती है। एक्सटर्नल बोरिंग यानी
कंट्री के बाहर से लोन लेना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अदर कंट्री से। और अदर बोरिंग्स में मैंने बताया था पब्लिक बोरिंग आ जाती है कि गवर्नमेंट पब्लिक से ही बोरो करती है। पब्लिक से किस फॉर्म में बोरो करती है? बहुत सारे अगर बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसमें पब्लिक इन्वेस्ट कर रही होती है, लाइक किसान विकास पत्र होते हैं, या सुकन्या समृद्धि स्कीम है, या अगर हम देखें नेशनल पेंशन स्कीम है, नेशनल सेविंग स्कीम्स है। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक होती है पब्लिक बोरिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट भी आएगी, यानी इस फंड में देखें, इस कोष में, इस फंड में, फंड को हिंदी में कोष बोलते हैं। तो इस फंड में आपका टैक्स वाला पैसा आएगा, नॉन टैक्स वाला पैसा आएगा, बोरिंग्स वाला भी पैसा आएगा, बोरिंग्स वाला ही पैसा आएगा। बट अगर बात करें एक्सेप्ट कर दें इसमें, तो इसमें पब्लिक बोरिंग नहीं आएगी। पब्लिक बोरिंग्स इसमें नहीं आएंगी। इसमें आपकी सारी की सारी इंटरनल बोरिंग आ जाएंगी और एक्सटर्नल बोरिंग, यानी इसमें भी बोरिंग वाला पैसा आएगा, बट इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी गवर्नमेंट बोरिंग कर रही है वो पैसा रखा जाएगा। पब्लिक से जो बोरो किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ किसान विकास पत्र है, या जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, या नेशनल पेंशन स्कीम है, या पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, जो भी पब्लिक से गवर्नमेंट कलेक्शन कर रही है वो इस पब्लिक से कलेक्शन किए हुए पैसे को यहाँ पर नहीं रखेगी। क्लियर है? तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। This is the chief account of the government of India constituted under Article 266A. Article important, Article 266A. To this fund is by way of taxes like income tax, corporation tax, indirect tax, and also non-tax revenue which arise to the government in connection with the conduct of his business. ये सारा पैसा आएगा। ठीक है। हाँ, बाकी देखो यहाँ लिखा गया लोन रेज बाय गवर्नमेंट through internal borrowing like from RBI and external borrowing like from World Bank, IMF, ADB, ये पैसा भी इसमें आएगा। ठीक है, बट इसमें क्या नहीं आएगा? पब्लिक बोरिंग नहीं आएगी। एक्सेप्ट पब्लिक बोरिंग इसमें सारा पैसा आता है। अब देखो क्या होता है, देखो एक चीज और, कि पैसा आ गया। अब वही बात है कि गवर्नमेंट ने जो भी अपने एक्सपेंडिचर प्लान किए हैं, तो जो भी पैसा खर्च करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को खर्च करना है बुलेट ट्रेन के लिए 90,000 करोड़ रुपए। अब जो भी बोरिंग जापान से भी ली है वो कंसोलिडेटेड फंड में आ जाएगी। अब बुलेट ट्रेन बनाने के लिए यहाँ से पैसा निकालना है। तो यहाँ से अगर बात करें पैसा निकालना बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। भाई पब्लिक का पैसा है, पब्लिक वेलफेयर में लग रहा है, पब्लिक के सोशल डेवलपमेंट में, पब्लिक के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो भाई वहां पर क्या होता है? डिस्कशन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बजट सेशन होता है। तो बजट सेशन में क्या किया जाता है? वहां पे डिस्कशन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो बजट है वो 1 तारीख को आता है, 1 फरवरी को, और लागू कब होता है? 1 अप्रैल को। तो 1 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक वहां पे डिस्कशन होता है कि जो भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है पैसा, उस पैसे को कहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, वहां पर उसके ऊपर एक कमेटी बनती है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, और डिस्कशन किया जाता है इस पैसे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है। तो वहां पर अगर हम देखें कि इसमें से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को एक बिल पास करवाना पड़ता है, एक बिल पास कराना पड़ता है, और दैट बिल इज नोन एज अप्रोप्रिएशन बिल। इस बिल को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, जो आर्टिकल 114 के अंतर्गत डिस्क्राइब है। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है कि भैया हमें अपने खर्चे किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बोला कि हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इसके लिए हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करने के लिए वहां पर डिस्कशन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में। और जब वो डिस्कशन हो जाता है, जब वो लोकसभा राज्यसभा से वो बिल पास हो जाता है, तब वो उस प्रोजेक्ट के लिए वहां से पैसा निकाल लेते हैं। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है, इसे लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, और इस बिल को प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। जो बजट के जितने भी बिल्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट पहले प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ही इन्हें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट के बाद ये लोकसभा में जाता है, फिर ये राज्यसभा में जाता है, और जब ये दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है, तो वहां पर उन्हें पैसा इस फंड में से दे दिया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास होना होता है। जनरली अगर बात करें कोई और बिल होते हैं, उन्हें लोकसभा राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है। बट जो बजट के बिल होते हैं ना, उन्हें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। क्लियर? तो आई होप ये बात क्लियर होगी। फिर अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट हर साल टैक्स के परसेंटेज में भी चेंजेस करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस कर रहा होता है, डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस कर रहा होता है। तो टैक्सेस में चेंज करने के लिए, या अगर बात करें कुछ अपने और भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें मीटअप करने के लिए, एक बिल है जिसे हम बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल जो होता है जनरली आपका
टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। साथ में इसे बोला जाता है कि गवर्नमेंट के अगर कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिसपे जिसे जिसकी अगर बात करें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी वहां पर अगर हम देखें तो वो एक्सपेंडिचर में राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो मनी बिल है ये एक ऐसा एक लौता बिल है जो लोकसभा ने अगर इसे पास कर दिया, और ये राज्यसभा जाता जरूर है, राज्यसभा इसे पास करे या ना करे तब भी ये पास हो जाता है। लोकसभा इस बिल को पास करने कर देता है तो 14 डेज के लिए राज्यसभा जाता है, राज्यसभा में डिस्कशन होता है, अगर उन्हें कुछ सुझाव देना है तो दे सकते हैं, बट ये बिल रुकेगा नहीं। तो ये राज्यसभा से 14 दिन के बाद लोकसभा में आ जाता है और ये पास हो जाता है। तो मनी बिल इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, और ये आर्टिकल 1110 में, आर्टिकल 110 में है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया आर्टिकल है, आर्टिकल 110। क्लियर? तो आई होप ये सारे बिल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आर्टिकल 110 में मनी बिल है, आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल है, बजट आर्टिकल 112 में, और कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 सेम है। एक बार एक और क्वेश्चन इससे कई बार बना है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, उन्हें सैलरी कौन से अकाउंट से दी जाती है? तो प्रेसिडेंट को जो सैलरी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, या जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स है ना, उन्हें जो सैलरी दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। ओके, फिर देन अगला है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड में कौन सा पैसा आएगा? पब्लिक अकाउंट फंड में पब्लिक बोरिंग, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट सारा का सारा जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड में रख रही है, लेकिन पब्लिक बोरिंग को उसमें नहीं रख रही, यानी जो पब्लिक से बोरो कर रही है इन द फॉर्म ऑफ किसान विकास पत्र, नेशनल पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, या और भी बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही होती हैं, सेविंग स्कीम चल रही होती हैं जिसमें लोग निवेश करते हैं। पीएफ, प्रोविडेंट फंड। अब पीएफ में क्या होता है कि जो भी आपकी सैलरी में से पीएफ कट रहा होता है, गवर्नमेंट आपको ब्याज के साथ वो पैसा देती है, ठीक है, जब आप रिटायर्ड होते हो या जॉब छोड़ते हो। तो ये जो भी गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है उसे पब्लिक को ब्याज के साथ पैसा दे रही होती है, तो उसका हिसाब अलग रखती है और उसे पब्लिक अकाउंट फंड में वहां पर इकट्ठा कर रही होती है। तो पब्लिक अकाउंट फंड जो है ये आपका आर्टिकल 266 बी में है। ऑल अदर पब्लिक मनी और पब्लिक बोरिंग रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड इनटू पब्लिक अकाउंट। It includes provident fund, postal deposit, Kisan Vikas Patra, national pension system. Such received are kinds of loan on which government need to pay interest on their maturities. ठीक है, अब अगला है कंटिजेंसी फंड। देखो कंटिजेंसी फंड नाम से समझ में आ रहा है, इमरजेंसी फंड इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपातकालीन कोष। क्या बोलते हैं? आपातकालीन कोष। अब आपातकालीन कोष के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? आपातकालीन कोष के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स के फॉर्म में कलेक्शन हो रहा होता है उसका ही कुछ पार्ट इमरजेंसी फंड में भी रख देती है। जैसे कि हमारी जो इनकम आ रही होती है, हम अपनी इनकम में से कुछ पार्ट अपने फ्यूचर के लिए, एक ऐसे फ्यूचर के लिए रख रहे होते हैं कि अगर अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हम इस पैसे को निकालेंगे। जैसे नहीं, लोग एफडी करा देते हैं अपने पैसों की, उनके बाद कहीं से 1 लाख आए, 2 लाख आए, 5 लाख आए, बोला कि इस पैसे को हमने रख दिया, इस पैसे को छूना ही नहीं है, ठीक है, चाहे नमक रोटी खा लेंगे लेकिन इस पैसे को नहीं छुएंगे। बहुत सारे लोग इस तरीके से प्लान करते हैं। तो वो जो पैसा होता है ये बहुत ही बड़ी मुसीबतों के लिए उस पैसे को यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स के फॉर्म में कलेक्शन कर रही है उसका कुछ पार्ट कंटिजेंसी फंड में भी डालती जाती है। और ये वो पैसा होता है कि जब बहुत बड़ी आपदा आ जाए, जब बहुत ही बड़ी आपदा आ जाए तभी इस पैसे को यूज किया जाता है। अब आपदा, आपदा क्या हो गई? यानी अनसर्टनिटी कोई, फ्यूचर क्या है? अनसर्टन है। तो फ्यूचर में अगर बात करें बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट। अब ये एक ह्यूमन के केस में हो गया एक्सीडेंट, कंट्री के केस में जो एक्सीडेंट होगा वो क्या होगा? पेंडेमिक आ जाए, ठीक है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, या अगर हम देखें वॉर हो जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, ये सारे अगर बात करें क्या हो जाएंगे? नेशनल लेवल के एक्सीडेंट हो जाएंगे। और नेशनल लेवल की जब इस तरीके की इमरजेंसी लगती है तो वहां पे तुरंत के तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है। अब चाहे वो पब्लिक अकाउंट फंड हो, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड हो, उसमें से पैसा निकालने के लिए वहां पर बिल पास करवाना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा से, ठीक है। लेकिन अगर कंट्री में इमरजेंसी के टाइम पे तुरंत के तुरंत पैसे की आवश्यकता है तो वहां पे थोड़ी बिल पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया? तुरंत के तुरंत पैसा चाहिए। अब तुरंत के तुरंत पैसा चाहिए तो फिर वहां पर कोई भी लोकसभा राज्यसभा नहीं लगेगी, वहां पे प्रेसिडेंट की मंजूरी से उस इमरजेंसी के लिए पैसा निकाल लिया जाएगा और उस पर खर्च किया जाएगा। तो इसे अगर हम देखें आर्टिकल 267 के अंतर्गत डिफाइन किया गया।
और 2021 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 30,000 करोड़ रुपए के फंड के एलोकेशन की अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने बोला है कि इसमें मिनिमम 30,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। पहले इसमें सिर्फ मात्र 500 करोड़ हुआ करता था, बट जब से ये 2020 में ये सिचुएशन आई है, तब से उन्होंने अनाउंस किया है कि मिनिमम कंटिजेंसी फंड का जो उनका कॉर्पस फंड होना चाहिए, जो रिजर्व फंड होना चाहिए, वो 30,000 करोड़ का होना चाहिए। तो आपको से ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटिजेंसी फंड में कितना फंड एलोकेट किया? तो 30,000 करोड़ रुपए किया। पहले 500 करोड़ था, और ये 2021 की न्यूज है, तो ये रिसेंट की अगर बात है, तो ये पूछा जा सकता है पेपर में। Advances from the funds are made for the purpose of meeting unforeseen expenditure by the President of India. तो प्रेसिडेंट की मंजूरी से इसमें से पैसा निकाल लिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे फंड क्लियर हो गए होंगे, डेफिसिट क्लियर हो गए होंगे, और भी कुछ टर्म्स रह गए हैं, लेकिन उसे अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।